Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 10th lectures of MTH 324 Complex Analysis. आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिसिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस. इनफैक्ट एनालिटिसिटी का आइडिया हम एज सच रियल सिस्टम में इस तरह डिस्कस नहीं करते जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम में डिस्कस करेंगे. एनालिटिसिटी is the most important topic of fundamental complex analysis because आपका सिलेबस जितना भी डिज़ाइन किया गया है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक्स आपका सिलेबस जितना भी डिज़ाइन किया गया है वो एनालिटिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हम जस्ट क्विकली प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में कुछ देखें कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या कुछ स्टडी किया था और वहाँ से नेक्स्ट आइडिया एनालिटिसिटी का कैसे जनरेट होगा. तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस किया था, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस किया था और नॉन डिफरेंशिएबल कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की भी कुछ एग्जांपल स्टडी की थी. इनफैक्ट आपने ऑब्जर्व किया था कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शंस टेक्निकली बाय डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर नज़र आती हैं दोनों की, बिकॉज हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फार्मूला दिया था f डैश एट x नॉट इज लिमिट x टेंड टू x नॉट f of x minus f of x naught divided by x minus x naught. और फर्दर इसकी एप्लीकेशंस के हवाले से भी हमने बात की थी कि जब भी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इस लिमिट को हम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x नॉट कहेंगे. अब इसकी एप्लीकेशंस पे हमने कहा था कि फंक्शंस के जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर देखना हो, मैक्सिमा मिनिमा देखना हो, आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस फाइंड करने हों तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है. इनफैक्ट इसके अलावा भी डेरिवेटिव्स आपने बेसिक कैलकुलस में इसकी बहुत सी एप्लीकेशन देखी होंगी. फॉर एग्जांपल रोल्स थ्योरम है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम है. ये सारी के सारे सीरीज़ या थ्योरम्स बेस करते हैं डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स पे. सो डेरिवेटिव डिफरेंशियल कैलकुलस का फंडामेंटल पार्ट है. इसके पैरेलल जब हमने कॉन्सेप्ट ये कॉम्प्लेक्स में इंट्रोड्यूस किया था तो कॉम्प्लेक्स में हमने f डैश एट z नॉट को डिफाइन किया था लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट. इस स्टेज पे मैंने पॉइंट आउट किया था कि बेसिक डिफरेंसेस दोनों में ये है कि रियल फंक्शंस के जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो जस्ट आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x नॉट देखना है, राइट हैंड डेरिवेटिव देखना है. अगर ये दोनों डेरिवेटिव्स सेम आते हैं तो हम कहते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू f डैश एट x नॉट है. बट कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसा नहीं होता था, बिकॉज कॉम्प्लेक्स में लिमिट की एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए आपने ऑल पॉसिबल पाथ्स के थ्रू इस पॉइंट z नॉट को अप्रोच करना है. अगर ये सारी लिमिट एग्जिस्ट करें और इक्वल हों तो फिर हम कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ f एट z नॉट एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू f डैश एट z नॉट के इक्वल है. कॉम्प्लेक्स वैल्यूड डिफरेंशिएबल फंक्शंस की जब हमने फर्दर प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट की थी तो हमने देखा था कि ऑल पोलिनोमियल्स फंक्शंस are differentiable at every point of the complex plane. In fact यहाँ मेरी मुराद फाइनाइट पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इन्फिनिटीज को हम कंसीडर नहीं कर रहे. मींस कॉम्प्लेक्स प्लेन स्टडी कर रहे हैं, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की हम बात नहीं कर रहे. एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने कहा था कि जिस तरह की एप्लीकेशंस आप रियल एनालिसिस में या कैलकुलस में देखते हैं डेरिवेटिव को, एज सच एप्लीकेशंस हम इसकी शायद कॉम्प्लेक्स में नहीं देखेंगे.
but still derivative is the most important concept of fundamental complex analysis, because next हम जितने भी आइडियाज़ डेवलप करेंगे वो डिफरेंशियबिलिटी से लिंक करके उनको डेवलप करेंगे, चाहे हमारे पास वो कंटूर इंटीग्रेशंस का आइडिया होगा, टेलर सीरीज़ का आइडिया होगा, या इससे रिलेटेड कोई और आइडिया हम स्टडी करेंगे, तो उसमें डिफरेंशियबिलिटी मस्ट इन्वॉल्व होगी। और ज्योमेट्रिकली बात करें तो ज्योमेट्रिकली इनफैक्ट रियल डेरिवेटिव्स की तो ज्योमेट्री है कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एट पॉइंट x नॉट एफ ऑफ x नॉट, बट कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो है ये एज सच इनकी ज्योमेट्री उस तरह हम डिस्क्राइब नहीं करते जैसे रियल वैल्यूड फंक्शंस की करते हैं। बट यहाँ भी हम आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि लिंक करें किसी तरह डेरिवेटिव एट पॉइंट z नॉट को विद सम ज्योमेट्री। फर्दर हमने कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूस भी होते हैं, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एज ए स्पेशल केस रियल डेरिवेटिव में भी देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है जो x इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूस तो है, बट x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सेम केस में हमने कॉम्प्लेक्स में भी एग्जांपल स्टडी की थी ऐसे फंक्शंस की जो किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस तो होते हैं बट उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। ऐसे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को हम नॉन डिफरेंशिएबल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि आज के लेक्चर्स में इनफैक्ट हमारा टॉपिक एनालिटिसिटी है। अब एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं या एनालिटिसिटी किसी पॉइंट पे चेक कैसे की जाती है ये हम देखेंगे आज के लेक्चर्स में। फिर इंटायर फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर एंड पे हम कॉशीज़ रीमान इक्वेशंस को डील करेंगे कि कॉशी रीमान इक्वेशंस हैं क्या और एनालिटिसिटी ऑफ ए फंक्शन से इनका क्या कनेक्शन है। तो ये 3 टॉपिक बेसिकली हमारे आज के लेक्चर्स के मेजर पॉइंट हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद एनालिटिसिटी एट ए पॉइंट। A complex function w is equal to f of z is said to be analytic at a point z naught if f is differentiable at z naught and at every point in some neighborhood of z naught। तो नोट कीजिए सबसे पहले कि डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट और एनालिटिसिटी एट ए पॉइंट में क्या डिफरेंस है। कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई पॉइंट से z नॉट सेलेक्ट करते थे तो अगर z नॉट पे आपने डेरिवेटिव लेना हो तो सिंपली आप ये वाली लिमिट फाइंड करते थे, लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते थे इसी लिमिट को हम ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट z नॉट है। बट एनालिटिसिटी क्या है इस पॉइंट z नॉट पे। एनालिटिसिटी में आपने 2 चीज़ें चेक करनी होंगी। अगर ये प्रूव करने जा रहे हैं कि f ऑफ z एनालिटिक है एट पॉइंट z नॉट तो सबसे पहले आप ये पॉइंट एज इट इज़ चेक किया करेंगे, मीन्स कि f फंक्शन z नॉट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर ये फंक्शन z नॉट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाता है तो फिर आप इसका एक नेबरहुड फाइंड किया करेंगे। z नॉट पॉइंट का कोई एक नेबरहुड फाइंड किया करेंगे। अगर ये फंक्शन इस नेबरहुड के भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाता है तो देन हम कहेंगे f of z is analytic at z naught। मीन्स एनालिटिसिटी जो है वो मच मोर स्ट्रॉन्गर कंडीशन है एज कंपेयर टू डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी में तो हम सिर्फ डेरिवेटिव
z नॉट पे देते हैं, बट एनालिटिसिटी में आप डेरिवेटिव z नॉट पे भी लेंगे और z नॉट के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ तो देन वो एक सिंगल पॉइंट z नॉट पे एनालिटिक होगा। सो बाय डेफिनेशन आप देख लें, एनालिटिसिटी चेक करना कितना डिफिकल्ट है कि आपने z नॉट पे भी डेरिवेटिव लेना है और z नॉट के नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आएंगे उन सब पॉइंट्स पे डेरिवेटिव चेक करना है। ये तो होगी एनालिटिसिटी एट ए पॉइंट। अब सपोज हमें कोई ऐसा नेबरहुड नहीं मिलता कि जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो देन ऐसा फंक्शन डेफिनेटली z नॉट पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। अब एनालिटिसिटी इन ए डोमेन क्या है? ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इज इक्वल टू f ऑफ z इज सेड टू बी एनालिटिक इन ए डोमेन d if f is analytic at every point in D। अब एनालिटिसिटी इन ए डोमेन चेक करने के लिए बेसिकली हम सपोज ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन का ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है और इसके अंदर हमने कोई डोमेन मार्क कर ली से ये डोमेन D है। अब अगर आप एनालिटिसिटी इस डोमेन पे चेक करना चाहते हैं तो इस डोमेन के हर पॉइंट पे एनालिटिसिटी चेक करें। अगर ये फंक्शन इस डोमेन के हर पॉइंट पे एनालिटिक हो जाता है तो फिर ये फंक्शन इस पूरी डोमेन में एनालिटिसिटी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट और डिफरेंशिएबिलिटी इन ए सेट और इन एन इंटरवल चेक करते हैं कि किसी भी इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है तो आप उस इंटरवल के हर पॉइंट पे चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। नॉर्मली ऑब्जर्व करें कि कैलकुलस में जब हम डिफरेंशिएबिलिटी इन सब इंटरवल चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रोल्स थ्योरम में आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का कनेक्शन देखते थे तो आप कहते थे f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन सम क्लोज्ड इंटरवल ए बी से। सेकंड कंडीशन आप चेक करते थे f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड थर्ड कंडीशन f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो आप कहते थे कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f डैश एट c इज इक्वल टू 0। तो यूजली एक क्वेश्चन जो जहन में आता है वो ये है कि कंटिन्यूटी हम क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे देख रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल ए बी पे देख रहे हैं। वाई? डिफरेंशिएबिलिटी हम क्लोज्ड इंटरवल पे क्यों नहीं चेक कर रहे? इसकी टेक्निकली रीज़न ये है कि आप सपोज ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व स्टडी कर रहे हैं, राइट? से ये कर्व है, अब ये एंड से a है और ये इंटरवल का सेकेंड एंड b है। अब अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट यहाँ पे से पॉइंट C पे मैं बात करूँ तो C पे ये टेंजेंट लाइन यूनिक है, दैट्स वाई डेरिवेटिव जो इनफैक्ट f डैश c लिमिट है x टेंड टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c, बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट उस वक्त करती है जब वो यूनिक हो, तो ये गारंटी है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बट लेकिन आप एंड ए पे देखें तो एंड ए पे ये लाइन भी टेंजेंट है, इसकी स्लोप डिफरेंट है, ये लाइन भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो एंड पॉइंट्स पे आप नोट करें कि इन्फिनिट मैनी ऑप्शंस हैं हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ करने के। इसलिए अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट्स पे चेक करेंगे तो ये लिमिट यूनिक नहीं रहेगी। दैट्स वाई हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते वक्त यूजली इंटरवल्स के एंड को रिमूव कर देते हैं। हाँ, अगर हमने डेरिवेटिव्स एंड पे लेना हो
तो हम राइट एंड पे लेफ्ट डेरिवेटिव लेते हैं और जो लेफ्ट एंड होता है उस पर राइट डेरिवेटिव लेते हैं, वन साइडेड डेरिवेटिव लेते हैं, टू साइडेड डेरिवेटिव नहीं स्टडी करते। तो ये तो डिफरेंशियबिलिटी थी किसी भी सेट के ऊपर। सेम केस में एनालिटिसिटी इन डी हमने बात की कि अगर डी सेट पे आपने फंक्शंस को एनालिटिक चेक करना है तो आपने डी के हर पॉइंट पे देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, फिर उसका कोई नेबरहुड मिलता है या नहीं जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अगर डी के हर पॉइंट और उसके नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल होता जाए और सेम ट्रू हो फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ डी, तो हम कहते हैं एफ ऑफ जेड एनालिटिक है इन डोमेन डी। तो ये एनालिटिसिटी इन डी थी किसी भी डोमेन में। अब जरा सोचिए अगर मैं एनालिटिसिटी इन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन स्टडी करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा। सेम आइडिया, अब जो हमारा डी सेट है वो इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे चेक करेंगे। अगर हर पॉइंट और उसके नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक हो तो फिर हम कहेंगे कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही फंक्शन एनालिटिक है। नेक्स्ट हम एनालिटिक फंक्शंस की कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं कि क्या ऐसे फंक्शंस एग्जिस्ट भी करते हैं जो एनालिटिक होते हैं या नहीं होते। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट। मीन्स जेड क्यूब को हम एनालिटिक प्रूव करने जा रहे हैं इन द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। सी सेट के हर पॉइंट पे इसको डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। अब सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि आपने कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी जब भी किसी सेट में चेक करनी हो तो आप किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे चेक करते हैं। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल उस सेट के आर्बिट्ररी पॉइंट पे होता है तो इट मीन्स वो कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल उस पूरे सेट पे हो गया। तो अब हमने इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस फंक्शंस को एनालिटिक चेक करना है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज करेंगे। अगर उस आर्बिट्ररी पॉइंट पे ये फंक्शंस एनालिटिक हुआ तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक होगा। तो प्रूफ का स्टार्ट हम यूँ लेते हैं, लेट z नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, राइट। अब इसके दो पैटर्न हैं, या तो आप थ्रू इसको z नॉट अप्रोच करें या जनरली z पॉइंट के थ्रू इसे अप्रोच कर लें। तो दोनों वेज से मैं बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। अगर आप z नॉट बिलोंग्स टू c के थ्रू इसे देखना चाहें तो आपने जस्ट ये प्रूव करना होगा, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा z। ये प्रूव करेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा z नॉट पे। अगर z नॉट पे डिफरेंशिएबल है तो z नॉट आर्बिट्ररी पॉइंट है, इट मींस इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। या दूसरा मेथड ये है कि जिस तरह लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफरेंशिएबिलिटी आर्बिट्ररी पॉइंट z पे चेक की, उसी के थ्रू चेक करें। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए हम लेट कर लेते हैं w इज इक्वल टू एफ ऑफ z है विच इज इक्वल टू z क्यूब। दिस इम्प्लाइज डेल्टा w होता है f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z। दिस इज इक्वल टू z प्लस डेल्टा z क्यूब माइनस f ऑफ z इज
जेड क्यूब, ये डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डब्ल्यू आ गई। अब इसको एक्सपेंड करें a प्लस बी होल क्यूब से, तो दिस इज जेड क्यूब प्लस डेल्टा जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वेयर डेल्टा जेड प्लस 3z इंटू डेल्टा जेड स्क्वेयर माइनस जेड क्यूब। इनफैक्ट ये दोनों टर्म्स बैलेंस, तो रिमेनिंग पार्ट इज डेल्टा जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वेयर डेल्टा जेड प्लस 3z इंटू डेल्टा जेड। अब नोट करें कि अगर हम कंप्लीट टर्म्स को डिवाइड करें डेल्टा जेड से, दिस इंप्लाइज डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा जेड स्क्वेयर प्लस 3z स्क्वेयर प्लस 3z इंटू डेल्टा जेड, राइट। इसके बाद हम लिमिट लेते हैं डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, तो लिमिट अप्लाई करें डेल्टा जेड टेंड टू 0, सो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 delta w over delta z, this is equal to limit delta z tend to 0। आप टर्म नोट करें, ये डेल्टा जेड स्क्वेयर प्लस 3z स्क्वेयर डेल्टा जेड स्क्वेयर प्लस 3z स्क्वेयर प्लस 3z इंटू डेल्टा जेड। तो लेफ्ट साइड तो हमारे पास डी डब्ल्यू ओवर डी जेड की डेफिनेशन कंप्लीट। अब लिमिट की बेसिक प्रॉपर्टी लगाएं, तो सम की लिमिट्स लिमिट के सम के इक्वल, सो लिमिट हम अलग कर सकते हैं हर टर्म की, कोई इशू नहीं इसमें। प्लस लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 3z इंटू डेल्टा जेड। अब डेल्टा जेड को आप 0 एज्यूम करें, 0 प्लस यहाँ पे अगेन 3 कांस्टेंट है बाहर, लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 जेड स्क्वायर, और यहाँ पे भी डेल्टा जेड 0 होगा तो 0। दिस इज इक्वल टू, इनफैक्ट यहाँ पे जस्ट इस लिमिट को मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि लिमिट हमारे पास इनफैक्ट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0 है, जबकि इस टर्म के अंदर z तो इन्वॉल्व है लेकिन डेल्टा जेड वाली कोई टर्म नहीं है। सो इसकी लिमिट्स आ जाएगी 3z स्क्वेयर। इनफैक्ट ये इसकी डिफरेंशियबिलिटी आ गई। दिस इम्प्लाइज w इज डिफरेंशिएबल एट z। अब नोट करें कि z मैंने आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था कॉम्प्लेक्स प्लेन का, तो इसका मतलब है इस आर्बिट्ररी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इनफैक्ट अगर मैं इसका कोई भी नेबरहुड ले लेता हूँ तो जाहिर है यहाँ डिफरेंशिएबल है, तो इस पॉइंट पे भी है, इस पे भी, बिकॉज ये आर्बिट्ररी पॉइंट पे है, तो इस नेबरहुड के हर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो नेबरहुड के हर पॉइंट पे अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दिस इंप्लाइज w इज एनालिटिक एट z, राइट। अब z क्योंकि आर्बिट्ररी पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन का, तो दिस इंप्लाइज
W is analytic at every point of C। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे एनालिटिक होगा। इनफैक्ट इस एग्जांपल में हमने प्रोसीजर तो वही अडॉप्ट किया जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिफरेंशियबिलिटी के लिए किया था। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है तो फिर एनालिटिसिटी और डिफरेंशियबिलिटी में क्या फ़र्क रहा। तो इनफैक्ट यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी आल्दो मैंने चेक की, बट इसको चेक करने का क्राइटेरिया इस सेंस में डिफरेंस था कि हमारे पास ये डिफरेंशियबिलिटी हमने इस पॉइंट पे भी देखी और इस पॉइंट के किसी न किसी नेबरहुड में भी चेक की, जबकि वहाँ हम नेबरहुड का पॉइंट्स पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं देख रहे होते थे। जस्ट जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव लेते थे जस्ट डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे चेक करते थे, जबकि हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे भी डिफरेंशियबिलिटी देखी और जब इस पॉइंट पे आ गई तो उसके बाद हमने इसी से हमने जनरलाइज किया कि ये नेबरहुड के भी तमाम पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा बिकॉज ये आर्बिट्ररी पॉइंट है। तो अब एनालिटिसिटी एट ए पॉइंट की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। सो W इज एनालिटिक एट Z, राइट। और फिर Z आर्बिट्ररी पॉइंट है, ये रिजल्ट ट्रू हो गया फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z। सो W इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट Z ऑफ C। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हम ऑब्जर्व करते हैं एक ऐसा फंक्शन जो किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल शो दैट f ऑफ z, ये एक पीस वाइज फंक्शन डिफाइन है विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू वाई व्हेन z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई अगर 0 हो जाए तो उस पर भी z की वैल्यू 0 है। अब इसकी एनालिटिसिटी हमने चेक करनी है एट पॉइंट z नॉट इक्वल टू 0। इनफैक्ट यहाँ पे नोट करें कि f ऑफ z जो डिफाइन किया गया है ये इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स x एंड y डिफाइन किया गया है। सो सबसे पहले तो इस फंक्शन की डेफिनेशन अगर आप क्लियर करें इन टर्म्स ऑफ x एंड y तो वो ये बनती है कि f ऑफ z इनफैक्ट अंडर रूट x इंटू वाई के इक्वल है। When z is not equal to 0 means x plus iota y is non-zero, right? तो चाहे वो नंबर प्योर रियल हो अदर देन 0 या प्योर इमेजिनरी हो अदर देन 0, तो दोनों केसेस में इस फंक्शन में आपने वैल्यू पुट करके f ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो जाता है 0 प्लस 0 आयोटा, इनफैक्ट z इक्वल टू 0 ये नंबर है, तो इस पॉइंट पे आपके फंक्शंस की वैल्यू 0 लेनी है। तो अब हमने चेक करना है कि आया ये फंक्शन z नॉट पे एनालिटिक है या नहीं है। तो जैसे क्राइटेरिया मैंने क्लियर किया कि एनालिटिसिटी एट 0 पे चेक करने के लिए सबसे पहले आप डेरिवेटिव फाइंड किया करेंगे एट z नॉट और उसके बाद एक नेबरहुड फाइंड किया करेंगे जिस नेबरहुड में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो लेट अस स्टार्ट, हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं एट पॉइंट z नॉट। डिफरेंशियबिलिटी एट z नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले हम डेरिवेटिव 0 पे चेक करते हैं। ओके, नो f डैश एट 0 पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाएं। लिमिट z टेंड टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 बिकॉज z नॉट इस केस में 0 है। सो डेरिवेटिव एट z नॉट मीन्स डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाय z माइनस 0। तो ये मैंने अल्टरनेट डेफिनेशन यूज की डिफरेंशियबिलिटी की। दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 0 f ऑफ z की वैल्यू अंडर द रूट
एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स वाई, 0 पे वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय z। राइट, अब आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे जब मैंने f ऑफ z की वैल्यू स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स वाई पुट की, जबकि z हमारे पास इनफैक्ट जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी देख रहे हैं वो तो 0 है, तो फिर ये वाली वैल्यू क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट की गई 0? रीज़न ये है कि z अप्रोचेस टू 0 है, z एग्जैक्टली 0 नहीं है, इन सम नेबरहुड ऑफ 0 है। राइट, नेबरहुड ऑफ 0 है, तो वो इधर भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, या इसके अलावा इधर से कहीं उठा सकते हैं। तो ये नेबरहुड ऑफ 0 में हम पॉइंट लेकर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करें। इनफैक्ट इसके बाद में इस कंप्लीट प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करने लगा हूँ इन एक्स वाई। सो z टेंड टू 0 को अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक इसको सॉल्व करें तो z को आप x प्लस आयोटा y लिख दें, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर f ऑफ z की लिमिट आप देख रहे हैं एट z नॉट, राइट, तो इसकी लिमिट z नॉट निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि f ऑफ z का अगर रियल पार्ट u है, इमेजिनरी पार्ट v है, तो आप लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट u पे फाइंड करें। सिमिलरली यही वाली लिमिट आप v फंक्शन के लिए देखें, और इनफैक्ट से इसका आंसर अगर u नॉट आता है और सेकंड v का आंसर से v नॉट आता है, तो इनफैक्ट जो z नॉट पे लिमिट होगी वो u नॉट प्लस आयोटा v नॉट के इक्वल हो। तो सेम आइडिया यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। इनफैक्ट इस कॉम्प्लेक्स लिमिट को मैंने मल्टी वेरिएबल लिमिट से रिप्लेस कर लिया है। अच्छा, अब इस लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करना एज सच मल्टी वेरिएबल में भी कॉम्प्लिकेटेड काम है, बट हमने यहाँ पे ये क्लेम किया हुआ है कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो रिकॉल करें कि जो लिमिट की नॉन एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया था वो जस्ट ये था कि आप टू डिफरेंट पाथ से इसे अप्रोच करें। अगर दोनों पाथ्स के थ्रू लिमिट्स डिफरेंट आ जाती है तो ये गारंटी है कि इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट अब एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि 0 0 को अप्रोच करना है, तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस भी अप्रोच कर सकता हूँ, अलोंग वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस भी अप्रोच कर सकता हूँ, इस लाइन के थ्रू भी कर सकता हूँ। ये इन्फिनिट मेनी ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू मैं इस पॉइंट को अप्रोच कर सकता हूँ। तो इसके लिए यूजली हम ये कर लेते हैं कि इन तमाम लाइन की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप m, राइट। तो मैं इस पॉइंट को अप्रोच कर देता हूँ इस लाइन से y इज इक्वल टू एम एक्स से। तो इनफैक्ट जब हम 0 लेंगे y इक्वल टू 0 मीन्स आप x एक्सिस के थ्रू इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह m1 रखें तो y इक्वल टू x लाइन के, m-1 पुट करें y इज इक्वल टू माइनस x लाइन के, और m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये डिफरेंट पाथ्स को रिप्रेजेंट कर दें। बट रिमेंबर, अगर इस पाथ के अलोंग ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ये गारंटी फिर भी नहीं है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। रीज़न ये है कि अभी तो इसके अलावा भी बेशुमार पाथ्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम इस पॉइंट 0 0 को अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो टेकिंग लिमिट along y is equal to mx, so that
xy tends to 0 0 implies x tend to 0. Therefore जस्ट इस लिमिट में सब्स्टिट्यूट करें तो f डैश एट 0 ये आ गया लिमिट x टेंड टू 0, y की वैल्यू mx पुट कर दें, x प्लस आयोटा mx, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा लिमिट x टेंड टू 0 अंडर द रूट एब्सोल्यूट वैल्यू m डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा m. राइट, अब x को 0 सब्स्टिट्यूट कर भी दें तो ये इस लिमिट का आंसर आ गया. आप नोट करें अगर m को हम 0 रखते हैं तो इसका आंसर 0 आ गया, m को 1 पुट करें तो आंसर डिफरेंट आएगा, m को 2 पुट करें आंसर डिफरेंट आएगा. इट मीन्स अगर डिफरेंट लाइंस के अलाउंग इस पॉइंट को अप्रोच करते हैं तो लिमिट का आंसर डिफरेंट आ रहा है. तो यहाँ से ये गारंटी है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बिकॉज विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, different values of m, right? So limit does not exist. तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही 0 पे, तो मीन्स ये फंक्शन 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो z नॉट इक्वल टू 0 पे ये एनालिटिक हो ही नहीं सकता, बिकॉज एनालिटिसिटी के लिए तो पहले z नॉट इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए था एंड देन 0 के किसी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होना चाहिए था, तब जाके ये 0 पे एनालिटिक होता. अभी तक जस्ट रिकॉल करें तो हमने सबसे पहले एक ऐसे फंक्शंस की एग्जांपल ली जो एवरीवेयर एनालिटिक है, फिर एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल स्टडी की जो एक पॉइंट z नॉट इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है. ओके, नेक्स्ट हम एक थ्योरम देखने लगे अबाउट एनालिटिक फंक्शंस. इनफैक्ट कैलकुलस के अंदर आप जानते हैं जब हम लिमिट स्टडी कर रहे होते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड टू 1 x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे आप डायरेक्ट x की वैल्यू 1 पुट करें तो न्यूमरेटर टर्म भी 0 होगी, डिनोमिनेटर टर्म भी 0, तो फॉर्म 0 ओवर 0 आ गई. तो इसको यूजली टैकल करने का एक प्रोसीजर ये होता है कि हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, राइट. तो इसके बाद x को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास लिमिट का आंसर आ जाता है. इसी तरह की एक और एग्जांपल अगर ऑब्जर्व करें, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x ओवर x, सपोज ये फाइंड करनी हो. अब इनफैक्ट डायरेक्ट x को 0 सब्स्टिट्यूट करें तो साइन 0 0 ओवर x को 0 पुट करें, अगेन फॉर्म 0 ओवर 0. और ये वेल नोन फार्मूला हमारे पास कि x की इस फंक्शन की जो लिमिट है वो x इक्वल टू 0 पे 1 आती है. तो इनफैक्ट यहाँ आप ऑब्जर्व करें 0 बाय 0 के मीनिंग कुछ और है, यहाँ 0 बाय 0 के मीनिंग कुछ और है, 1 बाय 2 है. इट मीन्स कि जब भी लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0 बाय 0 फॉर्म दे दे तो ये आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि इसका आंसर क्या होगा, लिमिट का आंसर क्या आएगा. तो ऐसी फॉर्म्स कहलाती हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म. कैलकुलस में आपने इन डिटेल पढ़ी होंगी ये फॉर्म्स, जिसमें 0 बाय 0 आ जाती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाती है, 1 पावर इन्फिनिटी है, 0 पावर 0 है, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पावर 0 है और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है. ये सारी फॉर्म्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं और ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होती. जब भी ये फॉर्म बने हम फर्दर डिटरमिन करते हैं कि इस लिमिट का आंसर क्या आएगा. तो नेक्स्ट थ्योरम में हम सेम प्रोसेस स्टडी करने लगे कॉम्प्लेक्स में.
अब कैलकुलस में जब भी 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो आप लोगों ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट वहाँ स्टडी किया हुआ है, लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल इनफैक्ट 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म के लिए आपने प्रूव किया, एंड देन जो बाकी फॉर्म्स हैं वो आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाती हैं, एंड देन हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। इनफैक्ट बेसिकली ये रूल 0/0 के लिए हम चेक करेंगे और बाकी फॉर्म 0/0 फॉर्म में रिड्यूस करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी का कॉम्प्लेक्स वर्जन हम स्टडी करने लगे। सपोज f and g are functions that are analytic at a point z0 and f of z0 equal to 0, g of z0 equal to 0, but g derivative at z0 is non-zero. In fact ये थ्योरम जब हम प्रूव करेंगे तो नोट करें कि लिमिट हम z टेंड टू z0 f ऑफ z और g ऑफ z की ले रहे हैं, तो जब z को z0 पुट करें तो f ऑफ z0 गिवन है 0 है, g में भी z को z0 पुट करें g ऑफ z0 भी गिवन है 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म देगा। तो लॉपिटल ने ये प्रूव किया था कि जब भी डायरेक्ट लिमिट लेने से 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने तो इस लिमिट का आंसर वही होगा जो f डैश एट z0 डिवाइडेड बाय g डैश एट z0 का होता है। इनफैक्ट ये हम फंक्शन f ओवर g की लिमिट फाइंड कर रहे हैं यूजिंग दी आइडिया ऑफ डेरिवेटिव f डैश एट z0 डिवाइडेड बाय g डैश एट z0। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव की एक एप्लीकेशन नज़र आ गई कि ये इनफैक्ट लिमिट्स फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। इनफैक्ट इस थ्योरम को जस्ट अगर हम प्रूफ की आउटलाइंस देखें तो प्रूफ इज क्वाइट सिंपल, राइट। गिवन है f एंड g आर एनालिटिक एट z0, तो ये गारंटी है कि f एंड g आर डिफरेंशिएबल एट z0 बिकॉज एनालिटिसिटी की पहली कंडीशन ही डिफरेंशिएबिलिटी है। सो क्विकली अगर हम इसको लिखें तो f डैश एट z0 इज लिमिट z टेंड टू z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 डिवाइडेड बाय z माइनस z0। अब गिवन है f ऑफ z0 0 के इक्वल है, सो f ऑफ z0 को 0 सब्स्टिट्यूट करें, दिस इज f ऑफ z divided by z minus z0 since f at z0 equal to 0। अब क्योंकि f डिफरेंशिएबल था एट z0, सो ये गारंटी है कि ये लिमिट जो 1 में इन्वॉल्व हो रही है ये एग्जिस्ट कर रही है, राइट। सिमिलरली g डैश एट z0 रिकॉल करें तो ये लिमिट z टेंड टू z0 g ऑफ z ओवर z माइनस z0 के इक्वल है। इनफैक्ट क्योंकि g ऑफ z0 भी 0 है, इस वजह से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन g डैश एट z0 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इस लिमिट के इक्वल। यहाँ तक तो हमने गिवन डेटा यूज़ कर लिया कि f और g एनालिटिक थे एट पॉइंट z0, सो डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो इनकी ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगी z0 पॉइंट पे। नो अब हम टारगेट की तरफ आते हैं। हम इंटरेस्टेड थे ये वाली लिमिट फाइंड करने में, लिमिट z टेंड टू z0 f ऑफ z डिवाइडेड बाय g ऑफ z। तो नोट करें कि इसको हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंड टू z0 f ऑफ z ओवर z माइनस z0 ओवर g ऑफ z ओवर z माइनस z0। तो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को z माइनस z0 से डिवाइड कर दिया है।
ये डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न ये है कि z इज़ नॉट इक्वल टू z नॉट। z अप्रोच कर रहा है z नॉट को, बट ये इक्वल नहीं है, राइट। फर्दर लिमिट की प्रॉपर्टीज रिकॉल करें तो लिमिट f ओवर g इक्वल होती है लिमिट ऑफ फंक्शन f ओवर लिमिट ऑफ फंक्शन g, प्रोवाइडेड दैट g की लिमिट नॉन ज़ीरो। तो क्योंकि गिवन था, स्टेटमेंट में गिवन था कि g डैश एट z नॉट नॉन ज़ीरो है, सो इस बात की भी गारंटी है कि ये लिमिट नॉन ज़ीरो है। सो हम सेपरेट कर सकते हैं इनको। ओके, अब इक्वेशन 1 से ऑब्जर्व करें तो लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट f डैश एट z नॉट के इक्वल है। सो ये न्यूमरेटर टर्म जो है ये f डैश एट z नॉट आ गया। सिमिलरली हमने g डैश एट z नॉट फाइंड किया था तो वो ये वाली लिमिट थी, राइट। तो ये जो टर्म है ये g डैश एट z नॉट के इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z ओवर g ऑफ z इज इक्वल टू f डैश एट z नॉट डिवाइडेड बाय g डैश एट z नॉट, राइट। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ था। और अब क्योंकि g डैश एट z नॉट नॉन ज़ीरो है, इसलिए इस प्रोसेस को हम यहाँ स्टॉप करेंगे। लेट अस सपोज अगर फर्दर लिमिट लेने के बाद अगेन ये 0 बाय 0 फॉर्म बनती है तो आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। इनफैक्ट इस प्रोसेस को रिपीट करने के लिए अगले स्टेप में हमें f डबल डैश एट z नॉट और g डबल डैश एट z नॉट चाहिए होंगे। तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि ये डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे? सेम आइडिया देखिएगा कैलकुलस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल है x की पावर से 4/3। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें 4/3 x पावर 4/3 माइनस 1, राइट। दिस इज इक्वल टू 4/3 x पावर 1/3। अब अगर मैं x इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव देखूं तो ये 0 आता है। अब ज़रा इसका सेकंड डेरिवेटिव लें f डबल डैश एट x 4/3 पावर पहले एंड देन पावर में से एक लेस कर लें तो दिस इज 4/9 x पावर माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 4/9 x पावर 2/3। अब देख लें कि अगर मैं x को 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो तो ज़रूरी नहीं उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, मे और मे नॉट। सिमिलरली अगर किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इन रियल सेंस। बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स में अगर फंक्शंस एनालिटिक है तो उसके ऑल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। इस बात का हम प्रूफ देखेंगे होपफुली कमिंग लेक्चर्स में। हम देखेंगे कि अगर f कोई भी फंक्शंस एनालिटिक है इन ए डोमेन D तो उस डोमेन पे उसके सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, अप टू ऑल ऑर्डर उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। लिहाजा इन केस कि दोबारा यहाँ पे पहुँच के हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है तो आप फिर लॉपिटल रूल इस पे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी गारंटी एक थ्योरम हमें प्रोवाइड करता है जो होपफुली इंटीग्रेशन के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब
0 बाय 0 फॉर्म की एप्लीकेशंस, लॉपिटल रूल की एप्लीकेशंस, इनफैक्ट हमने जस्ट ये लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट z टेंड टू 2 प्लस आयोटा z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 over z cube minus z minus 10 iota. Here f of z equal as z square minus 4z plus 5 और g of z equal है z cube minus z minus 10 iota and z naught point जो इस पे लिमिट फाइंड करनी है वो 2 प्लस आयोटा है। अब सबसे पहले इसमें f of 2 प्लस आयोटा फाइंड कीजिए। दिस इज 2 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस आयोटा प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये रिजल्ट आपको 0 देगा। सिमिलरली अगर हम g ऑफ 2 प्लस आयोटा फाइंड करें तो ये 2 प्लस आयोटा क्यूब माइनस 2 प्लस आयोटा माइनस 10 आयोटा, इसको भी सिंप्लीफाई करने से रिजल्ट 0 मिलेगा। तो इनफैक्ट अगर डायरेक्ट हम z को 2 प्लस आयोटा पुट कर देते हैं तो फॉर्म इसमें 0/0 है, राइट। जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया कि 0 और 0 यूजली इंडिकेट करती है कॉमन फैक्टर को, तो अब इसको फैक्टराइज करना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बिकॉज आप जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से फैक्टराइज हो जाती हैं। बट अगर हमारे पास इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं है, जैसे कैलकुलस में क्यूबिक या इससे हायर आर्डर की इक्वेशंस आती थी, तो आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते थे और उसके अपने फिर ड्रॉबैक्स थे कि जैसे अगर रूट रैशनल है तो देन हम सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर रूट इरैशनल है तो वहाँ सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकेगा, बिकॉज अगर रूट इरैशनल है तो सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में एक रूट ही नहीं मिलेगा। सो यहाँ फॉर्म 0/0 है। तो आप लिमिट फाइंड करें z टेंड टू 2 प्लस आयोटा z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 डिवाइडेड बाय z क्यूब माइनस z माइनस 10 आयोटा। दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 2 प्लस आयोटा। इनफैक्ट लॉपिटल रूल ये कहते हैं जी कि आप न्यूमरेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव लें 2z माइनस 4 ओवर z क्यूब का डेरिवेटिव लें 3z स्क्वायर माइनस 1। अब जस्ट आपने z को 2 प्लस आयोटा पुट करके देखना है कि आया ये दोबारा 0/0 फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। तो z को 2 प्लस आयोटा सब्सिट्यूट करते हैं तो इनफैक्ट ये लिमिट आ जाएगी 2 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 4। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। 3 इंटू 2 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 प्लस 2 आयोटा माइनस 4 डिवाइडेड बाय इस टर्म में 2 प्लस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें। सो दिस इज 4 माइनस 1 एंड प्लस 4 आयोटा माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय सिंप्लीफाई करें तो ये 3 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 इज 8 प्लस 12 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मींस a प्लस आयोटा भी फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में लाने के लिए आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब फर्दर इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो ये इस लिमिट का आंसर आ गया। तो ये लॉपिटल रूल की एप्लीकेशन थी। इनफैक्ट जहाँ भी आपके पास 0/0 फॉर्म बने और
एफ और जी फंक्शंस एनालिटिक हों तो आप ये रूल यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड देयर लिमिट्स। इनफैक्ट अगर फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो तो पहले उसे 0 बाई 0 में ट्रांसफॉर्म करें एंड देन उसकी लिमिट फाइंड कर लें, एंड देन उसकी लिमिट फाइंड कर लें यूजिंग सेम रूल। नेक्स्ट रिमार्क इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस रिमार्क के थ्रू आपको बहुत से फंक्शंस ऐसे पता चल जाएंगे जो विदाउट चेकिंग आप डिक्लेयर कर सकते हैं एनालिटिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पोलिनोमियल फंक्शन इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। जिस तरह आज के लेक्चर में हमने देखा कि z क्यूब एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 होने की वजह से वो एनालिटिक है, और हमने थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर भी चेक किया कि वो एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट। सिमिलरली आप किसी भी डिग्री की पोलिनोमियल लें, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे एनालिटिक होती है। सो पोलिनोमियल फंक्शंस की एनालिटिसिटी अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, विदाउट चेकिंग आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस आर एनालिटिक। सेकंड पॉइंट है are rational functions f of z. Rational functions mean polynomial functions divided by another polynomial function where p and q are polynomial functions is analytic in any domain D that contains no point z naught for which q of z equal to 0. In fact जिन पॉइंट्स पे q of z functions 0 हो जाता है तो ये टोटल फंक्शंस डिफाइंड नहीं रहेगा, इस वजह से उस पॉइंट को आप डोमेन से एक्सक्लूड करें। तो रैशनल फंक्शंस अपनी डोमेन के अंदर ऑलवेज एनालिटिक होते हैं। सेम केस में सम ऑफ एनालिटिक फंक्शंस एनालिटिक, डिफरेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शंस एनालिटिक, प्रोडक्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शंस एनालिटिक, और एनालिटिक फंक्शंस डिवाइडेड बाय एन एनालिटिक फंक्शन विद द कंडीशन दैट ये जिन पॉइंट्स पे अवर वाला फंक्शन 0 हो रहा है वो डोमेन से निकालें तो ये सारे के सारे फंक्शंस एनालिटिक बनते हैं। तो यहाँ से अब इनफैक्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि 3z² माइनस 5z प्लस 9 ये एक फंक्शन है, इसकी एनालिटिसिटी बताएं ऐड से z नॉट इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पे, तो बिकॉज ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, ये एवरीवेयर एनालिटिक है, सो इस पॉइंट पे भी एनालिटिक है। तो इनफैक्ट आपने देखना है कि अगर फंक्शन पोलिनोमियल है तो आप उसकी एनालिटिसिटी बता सकते हैं किसी भी पॉइंट पे विदाउट चेकिंग। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि आप 3z² माइनस 1 ओवर z प्लस आयोटा, लेट अस सपोज दिस इज ए फंक्शन f ऑफ z, आप इसकी एनालिटिसिटी बताएं तो आप देखें कि ये p ऑफ z फंक्शन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, q ऑफ z इज अनदर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो यहाँ पे q ऑफ z 0 हो जाता है एट z इक्वल टू माइनस आयोटा पे। सो अगर इसकी नेचुरल डोमेन फाइंड करें तो नेचुरल डोमेन इसकी ये आती है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा पॉइंट। तो माइनस आयोटा के अलावा ये एवरीवेयर एनालिटिक है, ये रैशनल फंक्शंस p ओवर q फॉर्म में। सेम टाइप की एग्जांपल ये हम स्टडी कर रहे हैं कि डिटरमिन द पॉइंट्स एट विच f ऑफ z इज नॉट एनालिटिक। तो स्टार्ट में देखें कि f ऑफ z आपको एक रैशनल फंक्शन दिया गया है with this term as a p of z, और इसी तरह 3z प्लस 1 माइनस आयोटा एज ए q ऑफ z। तो हम देखते हैं कि q ऑफ z किन किन पॉइंट्स पे 0 हो सकता है, बिकॉज हमने वो पॉइंट डोमेन में से एक्सक्लूड करने हैं ताकि रिमेनिंग पॉइंट्स पे ये फंक्शंस एनालिटिक हो। तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि जब भी ऐसे पॉइंट आपने फाइंड करने हों कि जिन पॉइंट्स पे
क्यू ऑफ जेड 0 है, तो आप पुटिंग से ये पॉइंट अगर फाइंड करेंगे तो मे बी आप फाइंड कर लें, बट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट क्यू ऑफ जेड इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ से हम वो z फाइंड आउट करते हैं जिसके लिए ये 0 होता है। सो 3z इज -1 प्लस आयोटा एंड दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू -1/3 प्लस आयोटा/3, राइट। तो ये वो पॉइंट है जिस पे q ऑफ z 0 हो जाता है। तो इस पॉइंट को अगर हम डोमेन से निकाल दें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से एक्सक्लूड करें, तो बाकी अदर देन दिस पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे ये फंक्शंस एनालिटिक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शंस एनालिटिक नहीं है, राइट। और यही क्वेश्चंस की डिमांड थी कि वो पॉइंट्स फाइंड आउट करें जहाँ पे ये फंक्शंस एनालिटिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज द इंटायर फंक्शंस। A function that is analytic at every point in the complex plane is said to be an entire function. For example, जैसे हमने देखा कि z cube analytic at every point of the complex plane, so is an example of entire function. इसी तरह हमने पोलिनोमियल फंक्शंस देखे कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शंस हैं वो इंटायर प्लेन में एनालिटिक होते हैं। सो पोलिनोमियल फंक्शंस आर इंटायर फंक्शन। इन फ्यूचर हम इसके अलावा भी इंटायर फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, बट अप टिल नो हमने जो भी फंक्शंस देखे उसमें पोलिनोमियल फंक्शंस एवरीवेयर एनालिटिक हैं, लिहाजा पोलिनोमियल फंक्शंस इंटायर फंक्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया देखने लगे हैं। अब जैसे एनालिटिसिटी बाय डेफिनेशन चेक करना क्वाइट डिफ़िकल्ट कि z0 पे आपने एनालिटिसिटी देखनी है तो z0 पे डेरिवेटिव देखें, फिर नेबरहुड फाइंड करें, उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव देखें, देन अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो देन उस पॉइंट z0 पे ये फंक्शन एनालिटिक होगा। अब सोचिए ज़रा, डेरिवेटिव फाइंड करना इटसेल्फ कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कि इन्फिनिट डायरेक्शन से आप लिमिट लें, ऑल पॉसिबल पाथ से लिमिट लें, वो सारी लिमिट एग्जिस्ट करें, तो फिर आप डिक्लेयर करेंगे वो फंक्शन उसे एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। लिहाजा एनालिटिसिटी चेक करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होगी, राइट। कि एनालिटिसिटी हम बाय डेफिनेशन ना चेक करें, इसके अल्टरनेट हमें कुछ क्राइटेरिया मिल जाए कि अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो तो हम कह सकें कि फंक्शन एनालिटिक है। तो वो क्राइटेरिया तो कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम जस्ट उस क्राइटेरिया की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, राइट। सपोज f of z is equal to uxy plus iota vxy is differentiable at a point z equal to x plus iota y. f of z functions given है differentiable है at the point z equal to x plus iota y. Then the first order partial derivative of u and v exist and partial u और partial x equal to partial v और partial y and partial u और partial y is equal to minus partial v by partial x. यानी अगर हमारे पास ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करेंगे और फर्दर ये पार्शियल डेरिवेटिव्स इन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेंगे कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल है v के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के, और सिमिलरली u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल है नेगेटिव ऑफ v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन। ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट इक्वेशंस नोन एज कॉशी-रीमान इक्वेशंस। तो आप फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड इन शॉर्ट में इनको CR इक्वेशंस लिख लिया करूंगा, राइट। तो अब देखें ये फंक्शन जब आर्बिट्ररी पॉइंट z पे डिफरेंशिएबल होगा तो ये इस पॉइंट पे फिर कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक है तो डेफिनेटली वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा, तो वो उस पॉइंट पे
कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो हर एनालिटिक फंक्शन या हर डिफरेंशिएबल फंक्शन CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। अब इन इक्वेशंस का प्रूफ देखते हैं। ओके, प्रूफ के लिए जस्ट हम स्टार्ट इस फैक्ट से लेते हैं ओके, प्रूफ के लिए हम स्टार्ट इस फैक्ट से लेते हैं कि हमारे पास गिवन है कि f डैश z एग्जिस्ट। अब f डैश z बाय डेफिनेशन है लिमिट डेल्टा z टेंड टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाय डेल्टा z। z पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सो दिस लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। देखिए, अब जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मैं किसी भी डायरेक्शन से इस पॉइंट z को अप्रोच करूं और ये लिमिट फाइंड आउट करूं, इस लिमिट का आंसर यूनिक आएगा। तो लिहाजा इस आइडिया को जहन में रखते हुए मैं ये लिमिट फाइंड करूंगा टू डिफरेंट डायरेक्शन से। अब इनफैक्ट यहाँ पे इन कंडीशन में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इन्वॉल्व हुए हैं, सो मैं इस पॉइंट z को अप्रोच करूंगा पैरेलल टू x एक्सिस एंड देन पैरेलल टू y एक्सिस से। ये पॉइंट z है तो हम इसको पैरेलल टू x एक्सिस अप्रोच करेंगे एंड देन अलोंग y एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस अप्रोच करेंगे। अच्छा, इस प्रूफ के लिए जो टर्मिनोलॉजी मुझे ज़रूरत है वो जस्ट ये है कि f ऑफ z गिवन है u(x,y) प्लस आयोटा v(x,y) के, राइट। तो इनफैक्ट इस लिमिट की एग्जिस्टेंस से हमने ये कंडीशन लेकर आनी है, तो लिहाजा ये टर्म कंप्लीट करते हैं f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z। दिस इंप्लाइज f ऑफ z प्लस डेल्टा z। रिकॉल करें कि डेल्टा z लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, ये डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, आई मीन चेंज इन z इक्वल टू चेंज इन x प्लस आयोटा टाइम चेंज इन y। सो f ऑफ z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, राइट, माइनस प्लस आयोटा टाइम्स v of x plus delta x and y plus delta y, right। and then हमने f of z plus delta z में से f of z सब्ट्रैक्ट करना है और आफ्टर दिस डेल्टा z से डिवाइड करना है। तो f of z सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से। तो क्विकली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि f of z plus delta z माइनस f of z, दिस इज इक्वल टू u of x plus delta x, y plus delta y minus u of xy plus iota times v of x plus delta x, y plus delta y minus v of xy, राइट। ये टर्म आ गई हमारे पास f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z। इनफैक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u या v हमारे पास कंप्लीट नहीं हो रहे अनलेस इसको हम डेल्टा z से डिवाइड कर दें। दिस इंप्लाइज f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाय डेल्टा z। और राइट साइड को डिवाइड करते वक्त मैं जस्ट एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म को u(x,y) लिखें एंड देन डिवाइड कर दें डेल्टा z से, विच इज डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। सिमिलरली सेकेंड टर्म v of x plus delta x, y plus delta y
माइनस वी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। इनफैक्ट इस स्टेप तक हमने एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड मीन्स ये जो एवरेज चेंज थी इसको इन टर्म्स ऑफ यू वी ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है और जैसे मैंने प्रोसेस पहले बताया कि ये लिमिट हम टू डिफरेंट डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे। सो पहले मैं इसकी लिमिट ले रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, लिमिट अलोंग एक्स एक्सिस मीन्स लिमिट अलोंग ए पाथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। तो इस पाथ में अलोंग एक्स एक्सिस जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आती, सो चेंज इन वाई इज इक्वल टू 0। सो इस अबव इक्वेशन में जब आप डेल्टा जेड 0 अप्रोच करेगा अलोंग ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगी, सो डेल्टा वाई को हम 0 पुट करेंगे। तो जब आप इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड, तो ये डायरेक्ट में लिख रहा हूँ कि आप देखें कि जब अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं तो ये डेल्टा वाई 0 हो गया, सो ये लिमिट आ गई डेल्टा एक्स टेंड टू 0 u ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस u ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और सिमिलरली सेकेंड टर्म प्लस आयोटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 v ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस v ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो ये फर्स्ट टर्म रिकॉल करें तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x है और सेकंड टर्म जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x है। तो मीन्स f डैश z इक्वल आ गया पार्शियल u और पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v और पार्शियल x, राइट। ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। से ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो अभी तक जस्ट गिवन क्राइटेरिया को मैंने यूज़ किया है, एफ डैश एट जेड फाइंड करना था, इसकी डेफिनेशन लिखी और क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई से इसे कनेक्ट करना था, सो z को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एक्सप्रेस किया एंड देन अलोंग ए पाथ मूव किया विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सेम एफ ऑफ z प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ z डिवाइडेड बाय डेल्टा z की हम लिमिट लेते हैं अलोंग ए अलोंग ए पाथ पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो जब हम वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स 0 होने से ये फर्स्ट टर्म बचेगी u ऑफ x y प्लस डेल्टा y माइनस u ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय आयोटा डेल्टा y, राइट, अलोंग y एक्सिस, राइट। लेफ्ट साइड पे f डैश एट z ही आएगा और अलोंग y एक्सिस अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये टर्म फिर ऑब्जर्व करें कि डेल्टा x 0 के इक्वल होगा, तो ये टर्म आएगी लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 u ऑफ x y प्लस डेल्टा y माइनस u ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय आयोटा डेल्टा y प्लस, अब सेकंड टर्म ये ऑब्जर्व करें तो सेकंड टर्म में डेल्टा x 0 हो जाएगा, तो आयोटा इंटू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0
आयोटा इंटू लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 v ऑफ x y प्लस डेल्टा वाई माइनस v ऑफ एक्स वाई divided by iota delta y. So this is equal to 1 over iota. 1 over iota is minus iota because 1 over iota को आप लिख सकते हैं iota divided by iota square minus 1, so 1 over iota is equal to minus iota. तो ये partial u और partial y और यहाँ iota iota से कैंसिल प्लस partial v over partial y. This is again f dash at z, right. तो यहाँ से पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि बिकॉज ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था तो डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस से ये गारंटी है कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ये राइट हैंड साइड मस्ट एग्जिस्ट करेगी. राइट हैंड साइड की एग्जिस्टेंस इंडिकेट करती है कि पार्शियल u और पार्शियल x, पार्शियल v और पार्शियल x, पार्शियल u और पार्शियल y और पार्शियल v और पार्शियल y, ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो थ्योरम की पहली कंडीशंस फुलफिल होगी कि डेरिवेटिव अगर पॉइंट z पे एग्जिस्ट कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे. अब सेकंड कंडीशन हमने क्लेम किया था कि अगर ये फंक्शन z पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो ये z पॉइंट पे कॉशीज रीमान इक्वेशंस को मस्ट सेटिस्फाई करेगा. देखें डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस ये गारंटी दे रही है कि ये दोनों लिमिट्स जो हमने फाइंड किए हैं इनका आंसर सेम होना चाहिए फ्रॉम 1 and 2. डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस से ये गारंटी है कि ये राइट हैंड साइड इनकी सेम है. सो रियल पार्ट के इक्वल तो पार्शियल u और पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v और पार्शियल y एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करें तो पार्शियल v और पार्शियल x इक्वल टू माइनस पार्शियल u और पार्शियल y और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v और पार्शियल x. तो ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड इक्वेशन. तो इन फैक्ट अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो तो वो उस पॉइंट पे CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है. अब एनालिटिसिटी इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट. सो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो CR इक्वेशंस को मस्ट सेटिस्फाई करेगा. राइट रिमार्क. अब इससे रिलेटेड एग्जांपल हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखते हैं बट ये रिमार्क इम्पॉर्टेंट, पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं. जैसे मैंने बताया कि डिफरेंशिएबिलिटी अगर किसी पॉइंट पे गिवन है तो डिफरेंशिएबिलिटी ये गारंटी देती है कि उस पॉइंट पे CR इक्वेशंस होल्ड करेंगी. राइट. Above theorem cannot be used to check the differentiability at z. यानी डिफरेंशिएबिलिटी गिवन हो तो CR इक्वेशंस होल्ड करती हैं उस पॉइंट पे. बट अगर किसी पॉइंट पे CR इक्वेशंस होल्ड कर रही हूँ तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन जरूरी नहीं डिफरेंशिएबिलिटी. बट अगर CR इक्वेशंस होल्ड कर रही हूँ तो उस पॉइंट पे जरूरी नहीं वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. जैसे हमने डिफरेंशिएबिलिटी लेकर CR इक्वेशंस की वैलिडिटी चेक की है बट अगर CR इक्वेशन होल्ड कर रही है तो डिफरेंशिएबल है या नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. सेकंड थिंग, इफ CR इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड एट z देन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z. यानी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप CR इक्वेशंस यूज नहीं कर सकते. बट अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी अगर किसी पॉइंट पे CR इक्वेशंस होल्ड ना करें तो इस बात की गारंटी है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो देखें नॉन डिफरेंशिएबल प्रूव करने का एक और इजी क्राइटेरिया मिल गया कि बजाय इसके कि आप लिमिट से चेक करें कि डिफरेंशिएबल है या नहीं,
अगर आपने नॉन डिफरेंशिएबल प्रूव करना हो किसी पॉइंट पे तो पहले चेक कर लें कि क्या उस पॉइंट पे सी आर इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर सी आर इक्वेशंस उस पॉइंट पे सेटिस्फाइड नहीं है तो इस बात की गारंटी है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, शो दैट एफ ऑफ जेड is equal to z square minus z satisfies Cauchy-Riemann equation at every point in the complex plane। तो क्विकली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। f of z given है z square minus z, this implies u plus iota v is equal to x plus iota y square minus x plus iota y। बिकॉज Cauchy-Riemann इक्वेशन चेक करने के लिए आपको u भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई चाहिए, सो z को हमने x प्लस आयोटा y सब्स्टिट्यूट कर लिया। सिंप्लीफाई करें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2xy माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये u प्लस आयोटा v के इक्वल होगी। यहाँ से रियल पार्ट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और इमेजिनरी पार्ट v इज इक्वल टू 2xy माइनस वाई। पार्शियल u और पार्शियल x फाइंड करें विच इज इक्वल टू 2x माइनस 1। पार्शियल u और पार्शियल y फाइंड आउट करें माइनस 2y। पार्शियल v और पार्शियल x फाइंड आउट करें विच इज इक्वल टू 2y, एंड पार्शियल v और पार्शियल y फाइंड करें विच इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो यहाँ से ऑब्जर्व करें कि पार्शियल u और पार्शियल x और पार्शियल v और पार्शियल y इक्वल है, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पार्शियल u और पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v और पार्शियल y। एंड सेकेंड थिंग, अब u y और v x में देखें सेम टर्म्स है राइट साइड पे 2y विद ए नेगेटिव साइन, सो वी कैन से दैट कि अगर पार्शियल v और पार्शियल x को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये पार्शियल u और पार्शियल y के इक्वल आ जाता है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पार्शियल v और पार्शियल x। सो u x v y के इक्वल है एंड u y इज इक्वल टू माइनस हाफ v x के इक्वल है। और ये जो कंडीशंस हमने चेक की हैं ये इरिस्पेक्टिव ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट की हैं। पॉइंट जर्नल हमने रखा है x प्लस आयोटा y, तो मीन्स ये इक्वेशंस ट्रू है एट एवरी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो ये फंक्शंस सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है एट एवरी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। और यही बात पीछे मैंने डिक्लेयर की या प्रूव की कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो तो उस पॉइंट पे सी आर इक्वेशंस मस्ट होल्ड करती हैं। तो ये फंक्शंस क्योंकि पॉलिनोमियल थी, पॉलिनोमियल होने की वजह से ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली ये सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब क्विकली हम ऑब्जर्व करते हैं कि शो दैट एफ ऑफ जेड इज स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू एफ एक्स वाई, जेड इज नॉन जीरो एंड जीरो इफ जेड इक्वल टू जीरो सेटिस्फाइज कॉशीज रीमान इक्वेशन एट जेड नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमने एक पीस वाइज फंक्शन लिया। अब इसमें सी आर इक्वेशन हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखनी है जेड नॉट इक्वल टू जीरो पे। ओके, जेड नॉट इक्वल टू जीरो पे चेक करने के लिए बिकॉज ये पीस वाइज फंक्शन है, सो हमें थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स इसको चेक करना पड़ेगा। पार्शियल u और पार्शियल x एट 0 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 u ऑफ x 0 माइनस u ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। सो आप नोट करें कि अगर इस फंक्शन में हम f ऑफ z को u प्लस आयोटा v ले लेते हैं, राइट, व्हेन z इज नॉन जीरो,
तो इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो u की वैल्यू है √xy एब्सोल्यूट और v की वैल्यू 0 है। लिहाजा u एट x0 फाइंड करने के लिए ये u एट xy का फार्मूला है। आप इसमें x को x रहने दें एंड देन y को 0 पुट करें तो ये टोटल टर्म 0 आ गई। सो दिस इज 0 माइनस, और 0 0 पे f ऑफ z 0 है तो मीन्स u भी 0 है और v भी 0 है, तो 0 0 पॉइंट पे वैल्यू 0 आ जाती है। इसकी लिमिट फाइंड आउट करें, आंसर 0 आ गया, राइट। सिमिलरली एंड पार्शियल u और पार्शियल y एट 0 0 फाइंड करें। लिमिट y टेंड्स टू 0, u ऑफ 0y माइनस u ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय y माइनस 0। सेम प्रोसेस से आप फाइंड आउट करें। लिमिट y टेंड्स टू 0, u ऑफ 0y, अगेन x को 0 पुट करें, y को y रहने दें तो ये टर्म 0 हो जाएगी। 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय y, ये लिमिट्स भी 0 आ गई। सो पार्शियल u और पार्शियल y एट 0 0 इक्वल टू 0। आल्सो v इटसेल्फ 0 है, तो दिस इंप्लाइज पार्शियल v और पार्शियल x भी 0 होगा। एवरी पॉइंट पे 0 है तो इन पर्टिकुलर 0 0 पे भी 0 होगा। एंड पार्शियल v और पार्शियल y एट 0 0 देखें तो ये भी 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पार्शियल u और पार्शियल x एट 0 0 हमने फाइंड आउट किया स्टार्ट में, वो भी 0 है। तो ux एट 0 0 और vy एट 0 0 सेम है। देयरफॉर पार्शियल u और पार्शियल x एट 0 0 इक्वल टू पार्शियल v और पार्शियल y एट 0 0 एंड पार्शियल u और पार्शियल y एट 0 0 इक्वल टू माइनस पार्शियल v और पार्शियल x एट 0 0। बिकॉज 0 न्यूट्रल नंबर है, ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, सो ये जो पार्शियल v और पार्शियल x एट 0 0 0 है इसको आप माइनस 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि ये पीस वाइज फंक्शन 0 0 पॉइंट पे CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता। ऑल्दो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं था, इसके बावजूद ये CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है एट 0 0। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर नॉन एनालिटिसिटी। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई फंक्शंस किसी पॉइंट पे एनालिटिक है तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, जिस वजह से वो CR इक्वेशंस को मस्ट सेटिस्फाई करेगा। बट आप इसके कन्वर्स पे नहीं कह सकते कि अगर CR इक्वेशंस किसी पॉइंट पे सेटिस्फाइड हैं तो आप ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि उस पॉइंट पे वो फंक्शंस differentiable होगा। If the Cauchy-Riemann equations are not satisfied at every point z in a domain D, then the function f of z equal to uxy plus iota vxy is not analytic in D. For example, show that f of z is not analytic at any point. अब नोट करें, नॉन एनालिटिसिटी चेक करनी है तो हम थ्रू CR इक्वेशन चेक कर सकते हैं। तो f ऑफ z को हम u प्लस आयोटा v लेते हैं, विच इज 2x स्क्वायर प्लस y प्लस आयोटा टाइम्स y स्क्वायर माइनस x। तो यहाँ से u की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस y और v की वैल्यू y स्क्वायर माइनस x। पार्शियल u और पार्शियल x फाइंड आउट करें, विच इज 4x, एंड पार्शियल v और पार्शियल y फाइंड आउट करें 2y। तो आप नोट करें कि ux इज नॉट इक्वल टू vy एट सम जनरल पॉइंट। और सिमिलरली आप अगर दूसरी के एट z इज नॉन जीरो अदर देन जीरो, हर पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इनका आंसर डिफरेंट आएगा, राइट। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम नहीं है, ठीक। एट z इज नॉन जीरो, और ये नॉन जीरो पॉइंट मैंने जर्नल लिखा है, ठीक। आप सपोज कुछ पर्टिकुलर पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो मे बी ये इक्वेशन होल्ड करे, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी। इसी एग्जांपल को हम नेक्स्ट इन डिटेल स्टडी करेंगे कि किस पर्टिकुलर
सेट्स ऐसे जहाँ पे ये फंक्शन हो सकता है डिफरेंशिएबल हो जाए, बट फिलहाल हम बात करें तो ऑल पॉइंट्स के लिए ये इक्वेशन होल्ड नहीं कर रही। इसी तरह आप सेकंड कंडीशन चेक करें तो u वाइज पार्शियल u और पार्शियल वाइज 1 एंड पार्शियल v और पार्शियल x फाइंड आउट करें तो ये -1 है। पार्शियल v और पार्शियल x फाइंड करें ये -1 है, राइट। ऑल्दो ये सेकंड इक्वेशन होल्ड कर रही है बट फर्स्ट होल्ड नहीं कर रही, इसलिए ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। बिकॉज अगर ये एनालिटिक होता तो ये CR इक्वेशंस को मस्ट सेटिस्फाई करता। लास्टली हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एनालिटिसिटी की कंडीशन यूज करते हुए हम कुछ अननोन वैल्यूज फाइंड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस अप टू BSc लेवल आप लोग कैलकुलस में स्टडी करते हैं कि आप कंटिन्यूटी में सम टाइम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख के कुछ अननोन वैल्यू फाइंड करते हैं, या और सम टाइम्स आप लिमिट को वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के इक्वल रख के अननोन फाइंड करते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को सेम रख के आप अननोन फाइंड करते हैं। तो सेम टाइप का प्रोसेस हम इस एग्जांपल में करेंगे यूजिंग एनालिटिसिटी। फाइंड a एंड b इफ f ऑफ z इज एनालिटिक। ये एनालिटिक है एवरीवेयर और हमने फाइंड आउट करने a एंड b। तो f ऑफ z इक्वल है 3x माइनस वाई प्लस 5 प्लस आयोटा टाइम्स ax प्लस by माइनस 3, राइट। तो यहाँ से u की वैल्यू 3x माइनस वाई प्लस 5 आ गई और v की वैल्यू ax प्लस by माइनस 3 आ गई। अब नोट करें कि ये गिवन है फंक्शंस एनालिटिक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है कि जब भी आपको कोई फंक्शंस एनालिटिक गिवन हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आनी चाहिए कि हर एनालिटिक फंक्शन CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। सो एनालिटिसिटी से पहली चीज़ जो माइंड में आती है वो CR इक्वेशंस है, राइट। तो u और v हमने फाइंड आउट किए। अब CR इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं तो पार्शियल u और पार्शियल x फाइंड करें 3, पार्शियल u और पार्शियल y फाइंड आउट करें ये -1। सिमिलरली पार्शियल v और पार्शियल x फाइंड करें ये a आ गया, एंड पार्शियल v और पार्शियल y फाइंड आउट करें ये b के इक्वल। अब एनालिटिसिटी गिवन है सो ux इक्वल टू vy, दिस implies 3 is equal to vy is b अननोन टर्म्स हमने फाइंड कर ली, एंड uy is equal to minus of vx, this implies uy is -1 and vx is a, this implies a is equal to 1। तो ये हमने अननोन्स फाइंड कर लिए a और b यूजिंग एनालिटिसिटी। एनालिटिसिटी से डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज हुई और डिफरेंशिएबिलिटी से हमने कॉशी-रीमान इक्वेशन यूज कर ली और कॉशी-रीमान इक्वेशन से ये अननोन हमने फाइंड आउट कर लिए। These are the references for today's lectures and thank you.